वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन एपिसोड नंबर 3। इस एपिसोड के अंदर हम स्टोन एज की बात करेंगे, पाषाण काल की बात करेंगे। पिछले एपिसोड के अंदर हमने ह्यूमन एवोल्यूशन, मानवीय विकास की बात की थी। स्टोन एज को सब क्लासिफाइड किया जाता है 3 एजेस के अंदर: पैलियोलिथिक एज, मेसोलिथिक एज, नियोलिथिक एज। पैलियोलिथिक एज जो है ओल्ड स्टोन एज है, मिडल स्टोन एज को मेसोलिथिक एज बोला जाता है और न्यू स्टोन एज को नियोलिथिक एज बोला जाता है। तो लगभग 25 लाख साल पहले पैलियोलिथिक एज की स्टार्टिंग होती है, तो 15,000 साल पहले मेसोलिथिक एज की स्टार्टिंग होती है और 10,000 साल पहले या फिर 11,000 साल पहले नियोलिथिक एज की स्टार्टिंग होती है। तो पैलियोलिथिक एज, पाषाण काल, इसे क्यों बोला गया? क्योंकि यहाँ पे पत्थरों का उपयोग मानव के द्वारा किया जाएगा। तो जो पैलियोलिथिक एज है और मेसोलिथिक एज है, नियोलिथिक एज में पत्थरों का उपयोग कि डिफरेंसेस के बिहाफ पे इनको इस तरह से सब क्लासिफाइड किया गया है। तो पैलियोलिथिक एज के अंदर मानव पत्थर का उपयोग करना स्टार्ट करता है। पत्थर का उपयोग वो डिफरेंट वेज में करता है, ठीक है। इसके अलावा जैसे प्लांट्स होते हैं, मीट होता है और जो बेरीज होते हैं, इनको गैदर करने के अंदर भी स्टोन्स को यूटिलाइज किया जाता है। उसके बाद फ्लैश जो होता है, डेड एनिमल्स जो होते हैं, ठीक है, जो लार्ज प्रेडेटर्स के द्वारा छोड़ दिए जाते हैं, उनको भी एक्चुअली में भोजन के रूप में यूटिलाइज किया जाता है। उसके अलावा फायर को, स्टोन्स को रब करके फायर को बर्न भी किया जाता है। तो यहाँ पे जो स्टोन्स होते हैं पैलियोलिथिक एज के अंदर थोड़े ब्लंट होते हैं, एक्चुअली उनमें शार्पनेस वगैरह नहीं होती है, उनके अंदर ज़्यादा इंजीनियरिंग की नहीं गई होती है और चिप्ड स्टोन टूल्स वगैरह होते हैं थोड़े। यहीं पे जब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं मेसोलिथिक एज की तरफ, तो शार्पनेस आने लगती है टूल्स के अंदर। टूल्स थोड़े शार्प होते हैं, थोड़े हार्ड होते हैं, थोड़े वेल इंजीनियर्ड होने लगते हैं। ओके, तो बाद में जो हंटिंग के बाद जो फ्लैश होता है उसको कट करने में, उसको उसको रब करने में, उसको हटाने में, उसको क्लीन करने में एक्चुअली में इन मेसोलिथिक एज के अंदर इन स्टोन्स को यूटिलाइज किया जाता है। यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक काइंड ऑफ स्टोन्स होते हैं, लाइक स्क्रैपर्स होते हैं, तो ये एनिमल स्किन्स को क्लीन करने के लिए यूटिलाइज किए जाते हैं, ठीक है। कुछ बुरिंग्स होते हैं कि बुरिंग्स जो होते हैं वो कार्विंग और एनग्रेविंग जो लकड़ी वगैरह के ऊपर होती है, बोन वगैरह के ऊपर, उसके लिए यूटिलाइज किए जाते हैं। और भी काफ़ी सारे माइक्रोलिथ्स वगैरह होते हैं जिनको यूटिलाइज किया जाता है। माइक्रोलिथ्स को वो जो होता है, एरो जो होता है, उसके आगे के तौर पे भी यूटिलाइज किया जाता है, आगे लगाने के तौर पे भी। फिर हम थोड़ा और फर्दर आगे बढ़ते हैं, नियोलिथिक एज की बात करते हैं। तो नियोलिथिक एज के अंदर जनरली होता क्या है कि एग्रीकल्चर भी थोड़ा बहुत स्टार्टिंग होने लगता है। कलेक्टेड वाइल्ड क्रॉप्स होती है यहाँ पे, और एनिमल्स वगैरह का डोमेस्टिकेशन भी कहीं ना कहीं पे नियोलिथिक एज के अंदर स्टार्ट हो जाता है एक्चुअली में, ठीक है। इसके बाद फ्रूट्स हो गए, ग्रेन्स हो गए और वेजिटेबल्स वगैरह, सीड्स वगैरह को थोड़ा प्रोड्यूस वगैरह करना स्टार्ट करते हैं। तो थोड़ा एडवांस हो गई है सिविलाइजेशन को मिला के, और यहाँ पे कुछ जो टूल्स होते हैं वो थोड़ा और पॉलिश्ड हो जाते हैं और स्मॉलर हो जाते हैं। तो इस तरह से बेसिकली ये स्टोन एज होती है जो कि सब क्लासिफाइड की गई है पैलियोलिथिक एज, मेसोलिथिक एज एंड नियोलिथिक एज के अंदर। आफ्टर दैट जब हम थोड़ा सा मेटल को डिस्कवर कर लेंगे, जो कि फर्स्ट ऑफ ऑल कॉपर को डिस्कवर किया गया है, और वहीं से चालकोलिथिक एज आती है। चालकोलिथिक का मतलब बेसिकली होता है कॉपर प्लस लिथिक, मतलब स्टोन। तो वो एज जिसमें कॉपर और स्टोन दोनों को यूटिलाइज किया गया, दैट वाज बेसिकली चालकोलिथिक एज, जो कि बताई जाती है समवेयर अराउंड 5000 से 3300 BCE, 3300 BCE तक रहती है। उसके बाद सबको पता है कि आफ्टर चालकोलिथिक एज ब्रॉन्ज एज आती है, जो IVC भी मानी जाती है, इंडस वैली सिविलाइजेशन इन इंडियन सब कंटिनेंट। ओके, तो इसका जो टाइम पीरियड रहता है वो 3300 से 1200 BC के आसपास होता है। एंड फाइनली आफ्टर दैट उसके बाद में 1200 BC से ऑनवर्ड आयरन एज की स्टार्टिंग होती है, और आयरन एज की स्टार्टिंग के बाद ही एक्चुअली में वो ग्राउंड क्रिएट होता है जहाँ से महाजनपद वगैरह का फॉर्मेशन पॉसिबल हो पाएगा, क्योंकि हथियार वगैरह का फॉर्मेशन यहीं से संभव हो पाएगा। तो ये सब कुछ था स्टोन एज के बारे में। फिर हमने थोड़ा चालकोलिथिक एज को देखा, ब्रॉन्ज एज को देखा, आयरन एज को देखा। इन्हीं के बिहाफ पे एक्चुअली में सिविलाइजेशंस का फॉर्मेशन भी होगा, ठीक है। अब जब हमने इन एजेस को मोटे मोटे तौर पे देख लिया है, तो अब हम बात करते हैं कि इंडिया के अंदर लोग कैसे आए। ये हम बोल सकते हैं पीपलिंग ऑफ इंडिया किस तरह से हुआ। इंडिया के अंदर जो सब सेटलमेंट्स हुए लोगों के, वो कहाँ से हुए, क्यों हुए, क्या लोग इंडिजीनियस थे या लोग बाहर से आए थे, बाहर से जो लोग आए थे तो कहाँ से आए थे, उसके रिगार्डिंग क्या डिफरेंट काइंड ऑफ थ्योरीज हैं, उनकी बात हम यहाँ पे करेंगे। तो बताया जाता है कि इंडिया के अंदर बहुत सारी जीनोलॉजिकल डिस्कवरी जो हुई हैं, स्टडीज जो हुई हैं, और जो भी
जीवाश्म फॉसिल एंड ऑल के थ्रू जो अचीव किया गया है, जो गेन किया गया है, उसके थ्रू जो फाइनली साइंटिस्ट ने जो निकाला है वो कंक्लूजन कुछ इस तरह से है। इंडिया वाज मेड बाय मल्टीपल वेव्स ऑफ माइग्रेशंस। तो बताते हैं कि फर्स्ट केम द अर्लीस्ट होमो सेपियंस आउट ऑफ अफ्रीका 17,000 ईयर्स अगो एंड लेटर। 17,000 साल पहले होमोसेपियंस आउट ऑफ अफ्रीका से निकल के, आउट ऑफ अफ्रीका थ्योरी जो है वहाँ से निकल के और इंडिया के अंदर आते हैं, ऐसा बताया जाता है। उसके बाद कुछ नियोलिथिक टाइम के अंदर नियोलिथिक ईरानियन फार्मर्स आते हैं 8,000 BC के आसपास। उसके बाद जिन्हें आर्यंस बोला जाता है, ये स्टेपी पेस्टोलिस्ट होते हैं। स्टेपी जो एरिया है वहाँ के जो पेस्टोलिस्ट होते हैं, जो घुमक्कड़ लोग होते हैं, उनको आर्य, वो जनरली आर्यंस होते हैं, वो अराउंड 2000 BC के और उसके बाद में आते हैं। तो देयर इज अ डिफरेंस, ठीक है। IVC का जो डिक्लाइन हुआ और आर्यंस का जो आगमन हुआ उसके बीच में कुछ 200-300 साल का डिक्लाइन बताया, उसके डिफरेंस बताया जाता है एक्चुअली में। फिर उसके बाद और भी माइग्रेशन होते हैं। इन माइग्रेशन में तिब्बत बर्मा से 1000 BC के आसपास माइग्रेशन होता है। उसके अलावा शक, पहलवाज, कुशाण, हून, गुजर, ये सब लोग भी एंट्री करते हैं। इसके अलावा आपको पता है टर्क्स, अफगान, मंगोल्स, अरब्स, पर्शियंस, अफ्रीकन्स, ये लगभग 1000 AD के आसपास एंट्री करते हैं। एंड फाइनली यूरोपियंस के बारे में हमको पता है कि 15,000 AD के आसपास उनकी इंडिया के अंदर आगमन होता है। तो दोबारा से मैं इस लाइन को ड्रॉ करना चाहूँ कि पीपलिंग ऑफ इंडिया किस तरह से हुआ है। तो 70,000 साल पहले होमोसेपियंस जो होते हैं आउट ऑफ अफ्रीका इंडिया के लिए प्रोसीड करते हैं। उसके बाद में नियोलिथिक ईरानियन फार्मर्स 8,000 BC के आसपास आते हैं। उसके अलावा यदि हम बात करते हैं तो आर्यंस हैं, जिन्हें स्टेपी पेस्टोलिस्ट जो थे बताए जाते हैं, वो 2000 BC के आसपास इंडिया के अंदर आते हैं। तो यहीं से एक थ्योरम, आर्यन इन्वेजन की थ्योरम बनती है, जो अभी काफ़ी हद तक जिसको कि अभी नकारा जा चुका है कि आर्यन इन्वेजन नहीं हुआ था। आर्य लोग आए जरूर थे, लेकिन वो इन्वेजन नहीं था, वो टुकड़ों में आए थे। और कहीं ना कहीं पे 400-500 साल का डिफरेंस था बिटवीन आर्यन लोगों के आने के बीच में और IVC के डिक्लाइन होने के बीच में। उसके बाद फर्दर तिब्बत बर्मा से लोग आते हैं। फिर जब AD स्टार्ट होने वाला होता है तो उस टाइम पे यवनाज, शाकाज, पहलवाज, कुशाण्स, हून्स, गुजर्स, ये सब लोग भी आते हैं। उसके बाद 1000 AD के आसपास टर्क्स आते हैं, अफगान्स आते हैं, मंगोल्स आते हैं, अरब्स आते हैं, पर्शियंस आते हैं, अफ्रीकन्स भी आते हैं। बाद में यूरोपियंस आते हैं 1500 AD के आसपास, ये सबको पता ही है। अब हम इंडियन जो सब कॉन्टिनेंट हिस्ट्री है उसके पीरियोडाइजेशन को देखते हैं कि क्या मेजर वाटरशेड मूवमेंट रही हैं इंडियन जो सब कॉन्टिनेंट हिस्ट्री में, उसको देखते हैं हम। तो लगभग बताया जाता है कि 20 लाख साल पहले, 20 लाख BCE हम बोल दें, ठीक है, तो उसमें टूल्स वगैरह बनाए गए थे। और इस टाइप के जो प्रोटो ह्यूमन टूल्स हैं वो नॉर्थ वेस्टर्न सब कॉन्टिनेंट के अंदर पाए जाते हैं। 20 लाख ईयर्स बैक यदि हम चले जाते हैं तो नॉर्थ वेस्टर्न जो सब कॉन्टिनेंट है वहाँ पे प्रोटो ह्यूमन टूल्स फाउंड होते हैं। एक्चुअल में यहाँ पे हम इंडियन सब कॉन्टिनेंट हिस्ट्री का पीरियोडाइजेशन कर रहे हैं और उसमें वाटरशेड क्या क्या इवेंट रही हैं उनको देख रहे हैं। 5 लाख BC के आसपास हथनोरा करके एक जगह है नर्मदा रिवर के पास, ठीक है, वहाँ पे हथनोरा में होमो इरेक्टस का कुछ रिमेन्स, कुछ जीवाश्म मिले हैं 5 लाख BC के आसपास। ओके, सोन रिवर वैली के आसपास अर्लीस्ट पैलियोलिथिक होमोनाइट साइट्स मिली हैं। शिवालिक रेंज में भी, शिवालिक रीजन में भी काफ़ी लगभग 14 मिलियन ईयर्स अगो के रहीनो वगैरह और जिराफ के फॉसिल्स मिले हैं। सोन कल्चर जो है वहाँ पे भी हेलमेट दे तेरा करके एक चीज़ मिली है। ओके, उसके बाद हम 3000 BC के आसपास की बात करें, मतलब 3 लाख BC के आसपास की बात करें तो भीमबेटका शेल्टर्स वहाँ पे प्रोमिनेंस में आ जाती हैं, ठीक है। और MP के अंदर होमो इरेक्टस मिला है, विंध्याचल हिल्स के साउथ में उनका फॉसिल्स वहाँ से मिला है। उसके बाद यदि मैं 30,000 BC की बात करूँ, आज से 30,000 साल पहले, अभी 2000 और जोड़ दिया जाता है, 32,000 साल पहले, ठीक है, तो भीमबेटका में रॉक पेंटिंग्स पाई जाती है, ठीक है। और ये सिमिलर टू बुशमैन जो कालाहारी डेजर्ट के अंदर जो थे, वहाँ की जो बुशमैन ने जो वहाँ पे पेंटिंग की थी उसका जैसा यहाँ पे पाया जाता है। 12,000 साल पहले के आसपास लगभग आइस एज का एंड होता है, नियोलिथिक एज स्टार्ट होती है और मेजोलिथिक एज का एंड होता है 12,000 BC के आसपास। 9,000 BC के आसपास
फर्स्ट सेमी परमानेंट सेटलमेंट इन भीमबेटका पाया जाता है। इसके कुछ साक्ष्य मिलते हैं। अब यदि हम बात करते हैं 7500 BC से 3300 BC तक, मतलब IVC जब आने वाली है उससे पहले की हम थोड़ा बात कर लें। ओके, तो यहाँ पे काफ़ी चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो यहाँ पे नियोलिथिक कल्चर काफ़ी पाई जाती है, लाइक मेहरगढ़ बलूचिस्तान पाकिस्तान का जो ये इलाका है वहाँ पे IVC के IVC के प्रिकर्सर्स इनको बोला जाता है। उसके अलावा जो मेहरगढ़ के भी सब क्लासिफिकेशंस बाद में किए हुए हैं, और 3300 से लेकर 1300 BC तक IVC पाई जाती है, जिसे ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन बोलते हैं। यह सबको पता ही है, इसके बारे में सबको पता ही है। फिर उसके बाद एक्चुअल में 3300 से 2600 तक अर्ली हड़प्पन होता है। फिर उसके बाद हड़प्पन का भी अलग अलग फेज आते हैं। देन फाइनली मैच्योर हड़प्पन सिविलाइजेशन लगभग 2600 से लेकर 1900 तक रहती है। और लेट हड़प्पन सिविलाइजेशन की हम बात करें तो वो 1900 से लेकर 1300 BC तक रहती है। अब जो एक चालकोलिथिक कल्चर है और एक IVC की इंडस वैली सिविलाइजेशन है, काफ़ी हद तक ये सिमिलरिटी में भी रहते हैं। काफ़ी जगह पे रीजन स्पेसिफिक पे पैरेलल चल रही होती है कल्चर्स, कहीं कहीं पे कल्चर्स काफ़ी अलग चल रही होती है। नियोलिथिक का ही अगला जो वर्जन होता है वो चालकोलिथिक कल्चर होती है, जिसमें कि हम कॉपर को यूटिलाइज करना चालू करते हैं। हमें यहाँ पे ध्यान देने योग्य बात यह है कि चालकोलिथिक कल्चर की स्टार्टिंग कहीं ना कहीं पे पहले हो जाती है एंड बाद में ब्रॉन्ज कल्चर आती है, जो कि अलॉय होता है, कॉपर का अलॉय होता है। ब्रॉन्ज IVC कल्चर स्टार्ट होती है। तो साउथ इंडिया के अंदर यदि हम बात करते हैं तो काफ़ी हद तक साउथ इंडिया के अंदर जो चालकोलिथिक कल्चर चल रही होती है वो पूरी तरह से इंडिपेंडेंट होती है हड़प्पन कल्चर से। हड़प्पन कल्चर का वहाँ पे कोई रोल नहीं होता है। वहीं पे चालकोलिथिक सेटलमेंट जो विंध्या रेंज के अंदर, बिहार के अंदर, वेस्ट बंगाल के अंदर पाए जाते हैं, उनका भी हड़प्पा से कोई भी लिंक नहीं होता है। मेजर यदि चालकोलिथिक साइट्स की बात की जाए तो काफ़ी फेमस चालकोलिथिक साइट्स हैं इंडिया के अंदर। जैसे देखा जाए तो जोधपुरा हो जाएगा, गणेश्वर हो जाएगा। ओके, जोधपुरा, गणेश्वर, गिलुंड, आहार, ईरान, बालाथल, कायथा, ये डिफरेंट काइंड ऑफ दी प्लेसेस हैं वह जहाँ पे कि हम चालकोलिथिक साइट्स को देख सकते हैं। चालकोलिथिक कल्चर इंपॉर्टेंट क्यों रही यदि हम देखें तो यहाँ पे मोस्टली रूरल सेटलमेंट पाया जाता है और रिवर बैंक्स पे ये पाया जाता है, नॉट फार रिमूव फ्रॉम हिल्स था ये। और इसके अलावा रीजन क्या रहा चालकोलिथिक, क्योंकि विलेज सेटलमेंट यहाँ पे मिलेगा। वहीं पे जब हम IVC की बात करेंगे तो वहाँ पे अर्बनाइज्ड सिविलाइजेशन था, वहाँ पे अर्बन सेटलमेंट्स मिलता था। एक्चुअली में जो आपकी चालकोलिथिक एज रही है वहीं से जनरली नॉन वेजिटेरियन फूड का सप्लीमेंट्स काफ़ी ठीक ठाक, सीरियल्स वगैरह और ह्यूजली सप्लीमेंट्स स्टार्ट होते हैं। तो नॉन वेजिटेरियन जो है काफ़ी हद तक स्टार्ट होता है चालकोलिथिक एज के यहीं से। ओके, चालकोलिथिक एज के अंदर कुछ लिमिटेशंस भी थी, लाइक डेड चिल्ड्रन बहुत ज़्यादा पाए गए हैं क्योंकि माल न्यूट्रिशन वगैरह हुआ करता था। एनिमल्स को बेस्ट ऑफ द बेस्ट वे में यूटिलाइज नहीं किया जाता था। चालकोलिथिक एज के अंदर कुछ बहुत ज़्यादा हल वगैरह के इन सब के एविडेंस भी नहीं मिलते हैं। ओके, तो चालकोलिथिक साइट्स के अंदर ये एविडेंस फ्लो वगैरह के नहीं मिलते हैं, तो मतलब हम बोल सकते हैं कि पुअर कल्टिवेशन था। ठीक है, एनिमल्स का यूटिलाइजेशन भी ठीक नहीं था क्योंकि मिल्क वगैरह को फीडिंग के तौर पे यूटिलाइज नहीं लिया जाता था और केवल एनिमल फीडिंग के तौर पे उसको देखा जाता था कि जो मिल्क होता है वो एनिमल्स के लिए ही होता है, तो उसको मानव के उपयोग में नहीं लिया गया। तो काफ़ी ज़्यादा माल न्यूट्रिशन रहने की वजह से काफ़ी ज़्यादा चिल्ड्रंस की डेथ वगैरह देखने को मिलती है। कोई राइटिंग वगैरह के एविडेंस वहाँ पर नहीं मिलते हैं। ठीक है, और राइज ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन स्टार्ट हो ही जाता है, अर्बनाइजेशन स्टार्ट हो ही जाता है। उस टाइम पे काफ़ी आइसोलेटेड रहती है सिविलाइजेशन जो चालकोलिथिक सिविलाइजेशन होती है, और काफ़ी इंटरलिंकिंग नहीं पाई जाती है इसमें और IVC वगैरह में। और फिर यहाँ पे जो ब्रॉन्ज होता है वो फैसिलिटेट करता है एक तरीके से कुछ सिविलाइजेशंस को, लाइक इजिप्ट की, मेसोपोटामिया की और IVC की सिविलाइजेशन का उद्भव होता है ब्रॉन्ज की वजह से। तो आज इस तरह से हमने स्टोन एज को जाना, थोड़ा टाइमलाइन को जाना। उसके बाद हमने चालकोलिथिक एज की बात की, इंडस वैली सिविलाइजेशन की हल्की फुल्की बात की, अभी आयरन एज वगैरह की भी हम फर्दर बात करेंगे। इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है अर्बन सिविलाइजेशन थी, चालकोलिथिक सिविलाइजेशन एक रूरल सिविलाइजेशन थी, काफ़ी हद तक की कंटेम्प्रेरी थी, बट चालकोलिथिक काफ़ी पहले आ चुकी थी। तो इस तरह से आज के लेक्चर में हमने बेसिक चीज़ों को जाना, IVC के बारे में, चालकोलिथिक एज के बारे में, स्टोन एज के बारे में। आने वाले टाइम में हम फर्दर आयरन एज को जानेंगे और किस तरह से ये आयरन एज स्टार्ट करती है महाजनपद को, उसको जानेंगे। तो ये लेक्चर सुनने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।